हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एव स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिन्हें डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में पूछा गया है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द मार्केटिंग। एव स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एव स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So the question is, which industry is most likely to use skimming pricing for new product launches? So देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और स्किमिंग प्राइसिंग यूज करनी है तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस मेंशन्ड है। इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसका ज्यादा चांस है स्किमिंग प्राइसिंग को यूज करने का व्हाइल लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है फास्ट फूड, सेकंड इज ई कॉमर्स, थर्ड इज ग्रोसरी एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, स्कीमिंग प्राइसिंग हम कब यूज करते हैं? हम तब यूज करते हैं जब हम कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। उस तरह का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है और मार्केट में उस प्रोडक्ट को हायर प्राइसेस के ऊपर सेल करके हम उसको स्किम करना चाहते हैं, मार्केट को स्किम करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसका सबसे ज्यादा चांस होगा कि वो स्किमिंग प्राइसिंग यूज करेगी जब वो नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि ऐसे प्रोडक्ट आप लेकर के आ रहे हो जो भी बिल्कुल इनोवेटिव है और उसका जो कंपटीशन है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पर ज्यादा प्राइसेस जो है वो चार्ज करके आप मार्केट को स्कीम कर सकते हो। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन लॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस को हमें लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया गया है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, develop the research plan, define the problem and research objectives and present the findings, make the decisions। so marketing research की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला हमारा स्टेप यहाँ पर होगा डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च प्रोसेस में हमारा पहला काम होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसे हमें स्टेट करना है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना है। राइट, सी के बाद हमारा सेकंड यहाँ पर स्टेप आएगा डेवलप द रिसर्च प्लान। जब हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर फ्रेम हो जाएंगे, उसके बाद हमें रिसर्च प्लान को यहाँ पर डेवलप करना है। रिसर्च प्लान को डेवलप कर लेने के बाद हम जो है वो डेटा को कलेक्ट करेंगे और जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसका एनालिसिस हम करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए, और उसके बाद जो है वो जो हमारी फाइंडिंग्स होगी उनको हम प्रेजेंट करेंगे और उन फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर हम डिसीजंस जो है वो लेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की वो होगी सी बी ए एन डी, जो दी है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is product price place promotion are the 4 P's of traditional marketing mix but are the additional 3 P's of online marketing mix। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स है उसके 4 P's हैं जिनका नाम है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। एडिशनल 3 P's जो है वो ऑनलाइन मार्केट मिक्स में, यानी कि जब भी हम ऑनलाइन कोई सर्विस की बात करते हैं या फिर इन जनरल सर्विस की बात करते हैं तो उसमें एडिशनल 3 P's हमारे कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो मेंशन है पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस, बी इज पीपल, पेटेंट एंड फिजिकल एविडेंस, सी इज पीपल, पेटेंट एंड प्रोसेसेस एंड डी इज प्रोसेसेस, पेमेंट एंड फिजिकल एविडेंस। तो जो हमारे एडिशनल 3 P हैं इन टोटलिटी जिनको हम 7 P's भी बोलते हैं, तो इसमें हमारा आता है पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, which is an industry where differential pricing based on customer characteristics is commonly applied। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर हम डिफरेंशियल प्राइसिंग को यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स और इट इज वेरी कॉमन इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। सो चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, ग्रोसरी स्टोर्स एंड गैस स्टेशंस। देखिए कहाँ पर हमारी डिफरेंशियल प्राइसिंग सबसे ज्यादा यूज होगी। सो डिफरेंशियल प्राइसिंग अगर जो हम ऑप्शंस यहाँ पर देखें उनमें से सबसे ज्यादा हमारी एयरलाइंस में जो है वो यूज होगी। एयरलाइंस में हम देखते हैं कि जो कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड करी होती हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी क्लास है, प्रीमियम है, बिजनेस क्लास है। राइट, तो ये सारी जो
सीट्स हैं जिनको डिवाइड करा गया है एयरलाइंस में, इसको हम डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलते हैं और बेस्ड ऑन द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम करते हैं। और ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास रेस्टोरेंट भी है, ग्रोसरी स्टोर, गैस स्टेशन, इनके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो एयरलाइन में ही सबसे ज्यादा कॉमनली यूज डिफरेंशियल प्राइसिंग होगी। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is setting a temporary price of a product below the list price and sometimes even below cost to increase short run sale is termed as। so अगर एक कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को टेम्पररीली डिक्रीज कर देती है, राइट, इवन जो उसका लिस्ट प्राइस है उसके भी नीचे उसको सेट कर देती है, सो दैट शॉर्ट टर्म में उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए और इसमें जो उसका कॉस्ट है उससे भी नीचे वो कई बार अपने प्राइस को सेट कर देते हैं। तो ये कौन सी प्राइसिंग होती है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रेफरेंस प्राइसिंग, बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग या फिर प्रमोशनल प्राइसिंग। देखिए यहाँ पर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि शॉर्ट टर्म में उन्हें अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना है, इसलिए एक टेम्पररी डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस में, इट इज नॉट परमानेंट डिक्रीज। तो इसको हम बोलेंगे प्रमोशनल प्राइसिंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी जो अपनी सेल्स है उसको इंक्रीज करना चाहती है। तो शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जब हम प्राइस को गिराते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next question is what is the full form of PIMS in marketing management? So marketing management में PIMS की full form यहाँ पर पूछी गई है। हमारे पास options हैं Product Information and Management System, second is Process Information Management System, C is Personal Information Management System and fourth is Profit Impact of Market Strategy। तो देखिए PIMS की अगर हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है मार्केटिंग मैनेजमेंट में वो हमारी होती है प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी होती क्या है? तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं और जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम वहां पर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमम आ सकती है। तो इसका नाम है ना प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कितना प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का आ रहा है, जब इसका एनालिसिस हम करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं, सो इट इज कॉल्ड PIMS यानी कि प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। तो पोर्टर की फाइव फोर्सेस में से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स, सेकंड इज पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग, थर्ड इज पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डी इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो देखिए पोर्टर के फाइव फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आता है, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी आता है, इसके अलावा हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी आता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आता है एंड फिफ्थ हमारी फोर्स है यहाँ पर कम्पिटिटिव राइवलरीज, राइट। सो यहाँ पर जो पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग मेंशन है यहाँ पर ऑप्शन में, पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग हमारे पोर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, होज स्टेटमेंट इज दिस। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें दी गई है जिसमें बोला जा रहा है कि मार्केटिंग क्या है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की एक डिलीवरी है। तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास PF ड्रकर, बी इज पॉल मयूर, सी इज हैंसन एंड डी इज फिलिप कोटलर। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज पॉल मयूर। पॉल मयूर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस स्टेटमेंट से यहाँ पर क्या डिपिक्ट करने की कोशिश हो रही है कि कंज्यूमर्स जो है वो आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं मार्केट में, कुछ नीड होती है, राइट, कुछ वांट्स होती हैं। तो जब उन नीड्स एंड वांट्स को बेसिकली हम फुलफिल करते हैं तो एक तरह से हम जो कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी मार्केटिंग है, ये जो स्टेटमेंट है ये कही इस कंटेक्स्ट में पॉल मयूर ने। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं टेक्नोलॉजी फैक्टर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पोजीशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो हमारा टेक्नोलॉजी फैक्टर होगा, इसमें हम
पेस्टल अप्रोच भी बेसिकली पढ़ते हैं, राइट। पेस्टल अप्रोच में क्या आता है हमारा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल। सो टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर करी गई है। सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हमारा टेक्नोलॉजी फैक्टर आएगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंस्टीट्यूट, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which type of product in the BCG matrix has a low market share in a low growth market and may generate low or negative return? So BCG matrix की अगर हम बात करें, so BCG matrix में हमारे 4 verticals होते हैं, राइट, जिनको हम मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा आता है स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं, ये ऐसा हमारा सेगमेंट होता है जिसमें जो हमारा मार्केट शेयर है वो भी हमारा हाई होता है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी हाई होता है। कैश काउ में हमारा जो मार्केट शेयर है वो हाई होता है, लेकिन वहां पर ग्रोथ उतनी नहीं होती है, तो हमें सबसे ज्यादा कैश वहां से जनरेट होता है। क्वेश्चन मार्क जनरली सिचुएशन हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर होती है, जहां पर हमारा जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा नहीं है लेकिन सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा होती है। और डॉग एक ऐसी सिचुएशन हमारी होती है, ऐसा मार्केट शेयर है, ऐसा मार्केट सेगमेंट है, सॉरी, जिसमें जो हमारा मार्केट शेयर है वो भी लो होता है और मार्केट की ग्रोथ भी लो होती है, और वहां पर जो हमारी रिटर्न्स हैं वो लो होती हैं, नेगेटिव आती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, the approach to marketing from the managerial side is referred to as marketing management. Whose statement is this? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अप्रोच टू मार्केटिंग, अगर हम देखें मैनेजरियल साइड से जो मार्केटिंग की अप्रोच है उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, फेल्स एंड वेस्टिंग, सेकंड इज जॉनसन, थर्ड इज फिलिप कॉटलर एंड फोर्थ इज कंडिफ एंड स्टिल। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दिया था फेल्स एंड वेस्टिंग ने। इन्होंने कहा था कि अप्रोच टू द मार्केटिंग फ्रॉम मैनेजरियल साइड इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? सो फर्स्ट टाइम जो मार्केटिंग मिक्स है, इस वर्ड को किसने यूज किया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है, प्रोफेसर नेल वॉर्डन, प्रोफेसर फ्रे, फ्लिप कॉटलर या फिर लिप्सन एंड डार्लिंग, राइट। सो मार्केटिंग मिक्स इस टर्म को सबसे पहले यहाँ पर यूज किया था प्रोफेसर नेल एच वॉर्डन ने। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, Starbucks welcome autumn season with its pumpkin spice latte. Sold only in the fall, the pumpkin spice latte pulls in an estimated $100 million in revenue every year. This is an example of। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन हमें दी हुई है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स जो ऑटोमन सीजन जब आता है तो उस टाइम पर पंपकिन स्पाइस लैटी को जो है वो सेल करता है, और ड्यूरिंग द फॉल, ऑटोमन फॉल ही इसको सेल करा जाता है, जिसकी वजह से $100 मिलियन का रेवेन्यू हर साल उनको जो है वो मिलता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, हमें बताना है किस तरह की सिगमेंटेशन यहाँ पर कंपनी कर रही है। सो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, बिहेवियरल सिगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन, जियोग्राफिक सिगमेंटेशन एंड डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो सीजन के हिसाब से यहाँ पर सिगमेंटेशन करने की कोशिश हो रही है, राइट। जो पंपकिन स्पाइस लेती है ये सेल होती है ऑटोमन सीजन में, ऑटोमन के साथ इसको जो कंज्यूमर है वो लिंक करता है, तो इसकी वजह से उनको रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट हो रहा है। तो सीजन के बेस के ऊपर यहाँ पर जो है वो सिगमेंटेशन हो रही है, और सीजन के बेस पे हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर जो है वो एक तरह से आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर सीजन में इसको यूज कर रहा है, तो ओकेजनली यहाँ पर प्राइसिंग हो रही है, यानी कि ओकेजन के बेस के ऊपर हम सिगमेंटेशन जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा ओकेजन के बेस के ऊपर जब हम सिगमेंटेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बिहेवियरल सिगमेंटेशन। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटरमाइन द राइट सीक्वेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हमें यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको राइट सीक्वेंस में लगाना है, राइट। सो चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, आइडिया जनरेशन, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए वैसे तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे टोटल 8 स्टेप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 4 स्टेप्स ही दिए हुए हैं, तो इन स्टेप्स के हिसाब से ही हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है जो भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमारा आता है आइडिया जनरेशन, उसके बाद आएगा हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसके बाद आएगी हमारी टेस्ट मार्केटिंग। सो 1, 2, 4
एंड 3, दिस विल बी द राइट सीक्वेंस, और हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन कंपनी सीईओ वन सेट्स। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया है कि एक ऑनलाइन कंपनी के सीईओ ने एक बार कहा था कि we want to make money when people use our devices, not when they buy our devices. What type of products pricing strategy is this? तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऑनलाइन कंपनी का जो सीईओ है उसने कहा कि हम जो है वो तब पैसा बनाते हैं जब लोग हमारे डिवाइसेस को यूज करते हैं, तब नहीं जब हम अपने डिवाइसेस जब वो हमारे डिवाइसेस को खरीदते हैं। राइट, यानी कि एक कंज्यूमर है, उसने प्रोडक्ट को परचेज किया, बाई किया, तो सीईओ जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उस टाइम पर पैसा नहीं बनाते, हम पैसा कब बनाते हैं जब इस प्रोडक्ट का यूज होता है, कंजम्पशन होती है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, कंपनी जब प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तब कंपनी को ज्यादा अर्निंग हो रही है कंपेयर टू जब एक कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को बाई किया है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं? राइट, सो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं: प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इस तरह की प्राइसिंग को हम कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में होता क्या है, जो हमारे एंसिलरी प्रोडक्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, उनसे हम ज्यादा कमाते हैं। राइट, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो सेल किया, अब उसके साथ जो बाकी प्रोडक्ट हैं, जो डिवाइसेस उसके साथ आपको यूज करनी पड़ेंगी, उनसे आप ज्यादा कमा रहे हैं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि अगर आपने लैपटॉप खरीदा, राइट, तो लैपटॉप के साथ फिर जो बाकी चीजें आपको चाहिए, लेट्स सपोज आपको प्रिंटर चाहिए, इसके अलावा आपको बाकी कोई डिवाइसेस चाहिए जो लैपटॉप के साथ में यूज हो रही हैं, तो इनसे जो है वो ज्यादा एक कंपनी कमा रही है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह की प्राइसिंग को हम कैप्टिव प्राइसिंग जो है वो बोलते हैं। इसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस लो कंपनी चार्ज करती है, और जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके हाई प्राइसेस जो हैं वो होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट इज। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कंपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो फेक क्लेम्स जो है वो करती है, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट, यानी कि कोई फैक्चुअल सपोर्ट कंपनी के पास नहीं है, लेकिन ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी के जो क्लेम हैं वो किए जा रहे हैं, यानी कि फेक क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, या फिर ग्रीन वॉशिंग। तो देखिए इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का बेसिकली मतलब होता है कि कंपनी जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे करती हैं, इस तरह से दिखाती हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, वो ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी ग्रीन हैं, बट एक्चुअल में होती नहीं है, कंज्यूमर्स को डिसीव ही करा जाता है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। इसके अलावा हमारे पास है फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ब्रांड पैकेज एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। C is brand name, product benefits, delivery and credit. And D is transportation, material handling, packaging and customer service. Right? So promotion mix की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, राइट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, और इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट मार्केटिंग भी हमारे प्रमोशन मिक्स में आता है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is a dash market is a cluster of complementary products and services which are closely related in the mind of consumer but are available normally through many companies or industries। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि वो कौन सा मार्केट होता है जो एक क्लस्टर होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। इनकी ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनकी एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत भी हमें पड़ती है, ये सर्विस की जरूरत पड़ती है, और कंज्यूमर के माइंड में ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ये नॉर्मली अवेलेबल होते हैं थ्रू मैनी कंपनीज और इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्री वहां पर इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेगा मार्केट, सेकंड इज ग्लोबल मार्केट, थर्ड इज मेटा मार्केट एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, मेटा मार्केट होता क्या है?
मेटा मार्केट हमारा वो प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर के माइंड में तो क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज उनको जो है वो प्रोवाइड करवाती है। मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो लेट्स सपोज ऑटो हमारी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, राइट। आप एक कार परचेज करते हैं, राइट। तो आप कार परचेज कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, राइट। गाड़ी का इंश्योरेंस है हमारा, राइट। इसके अलावा कार के साथ और सारी बहुत सारी एंसिलरी चीजें जो है वो जुड़ी होती हैं जो कार बनाने में यूज होती हैं, राइट। तो ये क्या है, जैसे कि हम इंश्योरेंस का एग्जांपल है, तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर इंश्योरेंस होगा कि अपने कार खरीदिए, अब आप उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, राइट। तो कंज्यूमर के माइंड में कार और कार इंश्योरेंस जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, राइट। इवन जो इंश्योरेंस वाला पर्सन है वो आपको शोरूम में भी मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो और कंपनीज और इंडस्ट्री जो है वो इनको प्रोवाइड कर रही है। इंश्योरेंस एक्चुअली प्रोवाइड कर कौन रहा है, बैंक्स कर रहे हैं, राइट, या फिर एनबीएफसीज कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इंश्योर कार है और कार इंश्योरेंस, ये कंज्यूमर के माइंड में क्लोजली रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज है ये दोनों, राइट। लेकिन एक्चुअल में इनको बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट को हम कहते हैं मेटा मार्केट। Next question is introduction of different combination of products at different prices and packages sizes to tap market opportunities is called। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जब हम different products के जो combination है different prices और different package sizes में sell करते हैं market opportunities को tap करने के लिए, तो इस तरह की strategy को हम क्या कहेंगे। So options है हमारे पास यहाँ पर brand extension, line extension, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, राइट। सो इस तरह की स्ट्रेटेजी को बोला जाता है प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग में जो कंपनी है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करती है, डिफरेंट उनके प्राइसेस होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस भी होते हैं, ताकि डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज को टैप किया जा सके। जिलेट आपको इसका एक एग्जांपल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो बिवरेजेस की कंपनीज होती हैं जैसे कि कोक पेप्सी आते हैं, तो आप इनको देखोगे डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, राइट। और डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज को वो टैप कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल प्रोडक्ट चाहिए, छोटी क्वांटिटी में चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। बड़ी क्वांटिटी में चाहिए वो भी मिल जाएगा। प्रीमियम सेगमेंट में चाहिए आपको, वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। Next question is CRM is a combination of business strategies that help to build a long lasting relationship। तो देखिए CRM की बात करी जा रही है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बोला जा रहा है कि बहुत सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन होता है CRM, जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। किनके बीच में, बिटवीन कंपनीज एंड डायरेक्टर्स, बिटवीन मैनेजर्स एंड कस्टमर्स, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, या फिर बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो देखिए सीआरएम में कंपनीज का जो फोकस है वो क्या होता है कि जो कंज्यूमर से रिलेटेड डेटा है, जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा है, उसको कलेक्ट करें, वो उसको एनालाइज करें, और जिसकी हेल्प से वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ बना सकें। सो सीआरएम असिस्ट करता है बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्केट पोजिशनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, वी हैव फोर ऑप्शंस। फर्स्ट इज टू एस्टेब्लिश इमेज ऑफ ब्रांड, सेकंड इज टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, third is to establish the image of product, and D is to establish the image or identity of brand and product। राइट। सो मार्केट पोजिशनिंग में हमारा फोकस क्या होता है कि हम एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड की या प्रोडक्ट की इन द कंज्यूमर्स माइंड, राइट। We can create either image, we can create identity of our brand or product also। सो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज टू एस्टेब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल कौन सा नहीं है। सो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। द फर्स्ट ऑप्शन इज कियोस्क मार्केटिंग, सेकंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, थर्ड इज कैटलॉग्स, एंड डी इज टेली मार्केटिंग, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस को देखें तो जैसे कि कियोस्क मार्केटिंग है या कैटलॉग्स है या टेली मार्केटिंग है, तो ये सारे हैं ही हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है, राइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम जर्नलाइज वे में मार्केटिंग करते हैं, एक तरह से मास कम्युनिकेशन हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, राइट। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो डायरेक्ट मार्केटिंग है उसमें असिस्ट कर सकती है
कंपनीज को, राइट? आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कंज्यूमर्स को एक्सेट्रा। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कंज्यूमर मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो ये हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से मास कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के ऊपर होती है। रेस्ट जो हमारे ऑप्शन हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रमोशन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि प्रमोशन का पार्ट क्या नहीं है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल या फिर डोनेशन। तो देखिए हम प्रमोशन किन किन तरीकों से कर सकते हैं। हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, हम सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हैं, यानी कि फ्री सैंपल्स भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो डोनेशन है, डोनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन, राइट? तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सोशल मार्केटिंग मिक्स का जो पार्ट है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल एंड प्लेस। तो देखिए अगर सोशल मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करें, तो सोशल मार्केटिंग मिक्स में भी हमारे वही पीस आते हैं नॉर्मली, जो हमारे ट्रेडिशनल पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और हमें सोशल जो हमारे आइडियाज होते हैं, सोशल जो कैंपेन्स होते हैं, उनके हिसाब से इन्हें मॉडिफाई करना होता है। तो जो पीपल है ये हमारे यहाँ पर सोशल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं होगा, एक्सटेंडेड मिक्स का पार्ट जरूर होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल सोशल मार्केटिंग मिक्स का बात करें, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस ही यहाँ पर आएगा, पीपल नहीं आएगा। ऑल्दो जो एडिशनल हमारे पीस होते हैं उसमें आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें, सो प्रोडक्ट आएगा, प्राइस आएगा, प्लेस आएगा, पीपल यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर कंटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। सो कंज्यूमर कंटेस्ट किस चीज का पार्ट है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट सेल्स, पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स प्रमोशन। तो देखिए जो कंज्यूमर कंटेस्ट है, जो भी कंटेस्ट कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, ये क्यों करे जाते हैं? ताकि शॉर्ट टर्म में हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम कंटेस्ट का यूज करते हैं। और शॉर्ट टर्म में जब हम सेल्स को इंक्रीज करते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर्स के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया था। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपका नॉलेज काफी इंक्रीज इस लेक्चर से हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।